दोस्तों आज हम जिस मूवी की एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं उसका नाम नेहरू है। ये काफ़ी अमेजिंग कोर्ट रूम ड्रामा है जिसकी एंडिंग सबसे स्पेशल है। तो चलिए शुरू करते हैं और आप इसे हॉटस्टार में हिंदी डबिंग के साथ देख सकते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम पुलिस इंस्पेक्टर पॉल को देखते हैं जो सारा नाम की लड़की का स्टेटमेंट लेने आया है। यहाँ हमें पता चलता है कि सारा एक अंधी लड़की है जिसके साथ किसी ने रेप किया है। अब इंस्पेक्टर पॉल सारा के पिता मोहम्मद से पूछताछ करते हैं, जहाँ वह मोहम्मद कहता है कि मैं और मेरी वाइफ किसी शादी में गए थे, तो दूसरी तरफ घर की नौकरानी सीमा कहती है कि मैं साहब के कहने पर बैंक गई थी, इसलिए घर पर सारा के अलावा कोई और नहीं था। इधर अड़ोस पड़ोस के लोग कहते हैं कि बेचारी लड़की अंधी है, कैसे अपने कल्प्रिट्स को पहचान पाएगी। सारा को हॉस्पिटल ले जाया जाता है जहां डॉक्टर कहती है कि रेप तो हुआ है, ये तो कंफर्म है, लेकिन हमें सीमन बॉडी में नहीं मिला, इसीलिए हम यह नहीं पता कर सकते कि यह काम किसने किया है। अब सारा के माता पिता काफ़ी अपसेट हो जाते हैं। सभी को लगता है कि यह केस जल्दी ही बंद हो जाएगा क्योंकि विक्टिम कल्प्रिट्स का चेहरा पहचान ही नहीं सकती। लेकिन यह क्या, अगली सुबह हम देखते हैं कि सारा रात भर में एक आदमी की मूर्ति बनाती है जहां वह क्लेम करती है कि इसी ने मेरे साथ वह गलत काम किया। अब यहाँ पर मोहम्मद कहता है कि सारा ने मूर्तियाँ बनाना बचपन में ही सीख लिया था, जब सारा की आंखें भी थीं। इस पर इंस्पेक्टर पॉल कहता है कि लेकिन तुमने तो उसे देखा ही नहीं। सारा कहती है कि जब वह मेरे साथ गलत काम कर रहा था तब मैंने अपना हाथ उसके चेहरे पर फेर के पता कर लिया था। अब मोहम्मद कहता है कि मैंने इस मूर्ति जैसे चेहरे वाले लड़के को कहीं देखा है, यह कुछ दिन पहले हमारे घर पर आया था हमारे पड़ोसी विनोद का एड्रेस पूछने। अब इंस्पेक्टर पॉल विनोद से पूछताछ करते हैं, जहां विनोद कहता है कि वह मेरा फ्रेंड है और उसका नाम माइकल है। वो मुझे अपनी शादी की इनविटेशन देने आया था और आज वो पहली फ़्लाइट से घर लौट रहा है। अब इंस्पेक्टर पॉल माइकल को एयरपोर्ट से ही अरेस्ट कर लेते हैं। अब पुलिस थाने में फाइनल कंफर्मेशन के लिए पॉल माइकल को 6-7 लोगों के साथ खड़ा कर देता है, जहां सारा को उन सभी का चेहरा छू के उनमें से माइकल को ढूंढना था। सारा एक एक करके सभी के चेहरे पर अपना हाथ फेरती है और वह जैसे ही माइकल को छूती है और उसे ज़ोर का छांटा लगाती है, जिससे अब सारी बातें कंफर्म हो जाती हैं। यह अपने आप में एक नई तरह का केस था, इसलिए मीडिया में यह बात आग की तरह फैल जाती है। यहाँ पर हमें एक नई बात पता लगती है कि असल में मोहम्मद सारा के अपने पिता नहीं थे। मोहम्मद की पहली बीवी से उन्हें 2 लड़के हुए थे, लेकिन किसी झगड़े के चलते मोहम्मद ने अपनी पहली बीवी को छोड़ के सारा की मां से शादी कर ली। जब सारा काफ़ी छोटी थी और उसके पिता भी मर चुके थे, अब माइकल से उसकी मॉम डैड जेल में मिलने आते हैं, जहां हमें पता लगता है कि माइकल की डैड एक बहुत बड़े और अमीर बिजनेसमैन हैं। यहाँ पर ये दोनों माइकल को खूब डांटते हैं। वह कहते हैं कि तुमने हमें बदनाम करने का कोई मौका नहीं छोड़ा, तुम्हें यह सब करने की क्या ज़रूरत थी, इधर तो तुम्हारी शादी भी फिक्स हो गई है। अब सडो जेल के अंदर सब सुन के भी माइकल के चेहरे पर कोई पछतावा नहीं होता। अब बाहर माइकल की मां कहती है कि मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मेरा बेटा बाहर चाहिए। बस अब माइकल के डैड देश के सबसे बड़े वकील एडवोकेट राजशेखर को इस केस के लिए बुलाते हैं। अब राजशेखर यहाँ कहता है कि हमें सबसे पहले सेटलमेंट करके इस मामले को निपटाने की कोशिश करनी चाहिए। मैंने मोहम्मद की फैमिली की बैकग्राउंड स्टडी पहले ही कर ली है। मोहम्मद की पहली शादी से उसके 2 बेटे हैं, हम यह सेटलमेंट उनके थ्रू करेंगे। अब राजशेखर मोहम्मद के बेटों को मुंह मांगी रकम का लालच देकर अपने फादर से सेटलमेंट की बात करने के लिए कहता है। अब अगले सीन में यह दोनों मोहम्मद को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि वो लोग बहुत पावरफुल और पैसे वाले हैं, वो लोग सब कुछ खरीद सकते हैं, इसीलिए उनसे लड़के हमारा ही नुकसान है। अब भी मौका अच्छा है, वो लोग मुंह मांगी रकम देने को तैयार हैं, बदले में आप बस केस वापस ले लो। ये सुनते ही मोहम्मद गुस्से में दोनों को घर से बाहर धक्के मार के निकाल देता है। अगले सीन में यह दोनों लड़के राजशेखर के कहने पर मीडिया के सामने अपने पिता मोहम्मद को खूब उल्टा सीधा बोलते हैं ताकि यह केस और कमज़ोर हो जाए। अगली सीन में हम कोर्ट का सीन देखते हैं। अब कोर्ट में दोनों तरफ से दलीलें शुरू होती हैं, जहां राजशेखर कहता है कि इस केस में कोई प्रूफ है ही नहीं मेरे क्लाइंट माइकल के खिलाफ, क्योंकि वह लड़की अंधी है और उसने कल्प्रिट्स का चेहरा नहीं देखा, ना वहाँ कोई और दूसरा था जिसने वह चेहरा देखा हो। इस पर सारा का वकील हड़बड़ाते हुए कहता है कि उसने जो मूर्ति बनाई जिससे यह प्रूफ हुआ। इस पर राजशेखर हंसते हुए कहता है कि हमारी किस्मत अच्छी है कि वह मूर्ति जज साहब के चेहरे से नहीं मिली, नहीं तो पुलिस उन्हें ही अरेस्ट कर लेती। अब सारा का वकील और घबरा जाता है और उसके डॉक्यूमेंट भी पूरे नहीं होते। ऐसा लगता है मानो वह सारा के लिए सिर्फ झूठा लड़ने का नाटक कर रहा हो। अब कोई भी पक्का सबूत ना मिलने पर जज माइकल को बेल दे देती है।
अब सारा यह सब सुनने पर काफ़ी दुखी हो जाती है। इधर राजशेखर माइकल से कहता है कि मुझे इस केस को जीतने के लिए सारी सच्चाई पता होनी चाहिए, इसलिए मुझे जो हुआ सच सच बता दो। इस पर माइकल पूरा एक्सप्लेन करता है कि उसने कैसे इस क्राइम को अंजाम दिया। अगले सीन में हम राजशेखर की बेटी पूर्णिमा को देखते हैं। वह भी सुप्रीम कोर्ट की एक बड़ी वकील होती है। जब उसे यह सब पता लगता है तो वह कहती है कि माइकल जैसे लोग बोर्न क्रिमिनल होते हैं, ऐसों को तो ऑन द स्पॉट मार देना चाहिए। इस पर राजशेखर कहता है कि हम लॉयर हैं, हमारा काम केस जीतना और सिर्फ पैसे कमाना है। इधर इंस्पेक्टर पॉल मोहम्मद को कहता है कि राजशेखर ने सारे अच्छे वकीलों को अपनी तरफ कर लिया है, इसलिए अब कोई भी बड़ा वकील हमारा केस नहीं लड़ेगा और दूसरे सरकारी वकील पर हम भरोसा नहीं कर सकते। हो सकता है वह लड़ हमारी तरफ से रहे हो, हमें ही हराने के लिए, जैसे पिछले वकील ने किया। इसलिए अगर कोई भी वकील आगे से एक केस लेने आए तो उसे मना कर देना। वैसे तो राजशेखर ने मुझे भी इस केस से हटवा दिया है, इसलिए मैं अब तुम्हारी ज़्यादा मदद नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं एक अच्छे वकील को ढूंढने की कोशिश ज़रूर करूंगा। इसी बीच कई सारे वकील मोहम्मद को अप्रोच करते हैं और इस केस में दिलचस्पी दिखाते हैं, लेकिन मोहम्मद इंस्पेक्टर पॉल के कहने के अनुसार हर वकील को मना कर देता है। अगले सीन में हम अहाना नाम की एक लड़की को देखते हैं। कुछ साल पहले अहाना सेशन कोर्ट में क्लर्क की तरह काम करती थी, लेकिन किसी वजह से उसकी जॉब चली गई। अब यह लॉयर्स के लिए छोटे मोटे काम करती है। अब इंस्पेक्टर पॉल अहाना से मिलके उसके वकील दोस्त विजय मोहन के बारे में पूछने लगता है। अब अहाना पॉल को विजय मोहन के पास ले जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि विजय मोहन कुछ साल पहले तक एक अच्छा खासा लॉयर था, लेकिन किसी वजह से बार काउंसिल इसे कुछ सालों के लिए सस्पेंड कर देती है। लेकिन अब इसका सस्पेंशन पीरियड पहले ही खत्म हो चुका था। फिर भी अब यह खुद प्रैक्टिस करना छोड़ दूसरे लॉयर्स को केस में एडवाइस देके अपना गुजारा चलाता था। अब इंस्पेक्टर पॉल और अहाना विजय मोहन से सारा का केस लड़ने की रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन विजय मोहन साफ साफ मना कर देता है। वो कहता है कि मैं इस केस को लड़ने के लायक नहीं हूँ, मैंने कोर्ट में लड़ना बहुत पहले ही छोड़ दिया था, अब मैं वो प्रैक्टिस भूल चुका हूँ, अब मैं दोबारा उस तरफ नहीं जाना चाहता। इस पर अहाना कहती है कि ठीक है, लेकिन अभी के लिए आप मेरे साथ एक जगह पर चलिए, मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। असल में ये दोनों विजय मोहन को सारा के पास ले जाते हैं। इधर सारा भी इनसे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ आप मेरा केस लड़ लो। दूसरी तरफ सारा के अंदर इस केस को लड़ने का कॉन्फिडेंस देखकर अब विजय मोहन भी अपना मन बना लेता है कि वह एक केस लड़के रहेगा। अगले सीन में अब मोहम्मद इंस्पेक्टर पॉल से पूछता है कि सर, हमने ये सही लॉयर तो हायर किया ना? मुझे तो विजय मोहन पर डाउट हो रहा है, क्या ये हमें जीत दिला पाएगा? इस पर पॉल कहता है कि एडवोकेट विजय मोहन बहुत ही नॉलेजेबल वकील है। हालांकि अब उसने काफ़ी सालों से प्रैक्टिस छोड़ दिया है, लेकिन अभी भी काफ़ी सीनियर वकील विजय मोहन से अपने केसेस में एडवाइस लेते हैं, तो तुम चिंता मत करो। इस पर मोहम्मद पूछता है तो उन्होंने प्रैक्टिस करना क्यों छोड़ दिया? इस पर अहाना विजय मोहन की फ्लैशबैक की स्टोरी बताती है। अब यहाँ हमें पता चलता है कि कई सालों पहले विजय मोहन राजशेखर के नीचे जूनियर वकील काम करता था। धीरे धीरे विजय मोहन को तरक्की मिलने लगी और वह भी बड़ा वकील बन गया। दूसरी तरफ वह और राजशेखर की बेटी पूर्णिमा एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन राजशेखर को यह सब बर्दाश्त नहीं हुआ। जब मेरी वहाँ क्लर्क की जॉब लगी तब एक दिन मैंने कुछ क्रूशल डॉक्यूमेंट विजय मोहन को दिए, लेकिन वह उसके हाथों से खो गए, जिसके चलते बार काउंसिल ने विजय मोहन को कुछ सालों के लिए सस्पेंड कर दिया और पूर्णिमा की शादी भी राजशेखर ने किसी बड़े वकील से कर दी। इधर मेरी नौकरी भी चली गई। बाद में हमें यह पता चला कि असल में वह डॉक्यूमेंट्स हुए नहीं थे, उसे तो राजशेखर ने ही गायब करवाया था। अब विजय मोहन अपनी तरफ से इस केस की तहकीकात शुरू कर देता है, सभी से पूछताछ करता है और थोड़े बहुत सबूत इकट्ठा करता है। इसी बीच हमें यह भी पता चलता है कि नए इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने कुछ इंपॉर्टेंट प्रूफ फाइल में से हटा दिए हैं, जिससे यह केस कमज़ोर हो जाए। अब हम कोर्ट का सीन देखते हैं, जहां कटघरे में सबसे पहले वहां की नौकरानी सीमा को बुलाया जाता है, जहां सीमा कहती है कि साहब और मैडम शादी में गए थे और मुझे भी बैंक जाना था, इसलिए मैं बाहर का गेट को लॉक लगा के वहां चली गई। लेकिन जब मैं वापस आई तो सारा मैडम बहुत बुरी हालत में थी और काफ़ी डरी हुई थी। मैंने पड़ोसियों की मदद से पुलिस को बुला लिया और थोड़ी ही देर में साहब और मैडम भी आ गए। अब सीमा से क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए राजशेखर आता है, जहां वह पूछता है कि सीमा, बाहर के गेट की चाबी तुम्हारे अलावा और किसके पास रहती है? जिस पर सीमा कहती है कि दूसरी चाबी साहब के पास रहती है। फिर राजशेखर पूछता है कि उस दिन तुम बैंक क्यों गई थी? जिस पर ये सीमा कहती है कि मुझे कोई लोन लेना था, इसलिए साहब ने मुझे अपने फ्रेंड के बैंक में भेजा था। अब राजशेखर कहता है कि इसका मतलब कि मोहम्मद को अच्छी तरह से पता था कि किस टाइम घर पर सारा अकेले रहेगी, वह तो वैसे भी सारा का बायोलॉजिकल फादर नहीं है।
तो हो सकता है कि उसने ही मौके का फ़ायदा उठाते हुए सारा के साथ वह गलत काम किया हो। अब विजय मोहन सारा की मां को कटघरे में बुलाता है, जहां वह कहती है कि इस घटना से एक दिन पहले हम लोग घर में यही डिस्कस कर रहे थे कि हमें शादी में जाना है और सीमा को बैंक, तो सारा घर पर अकेली कैसे रहेगी। तभी यह माइकल वहां पे अपने फ्रेंड विनोद का एड्रेस पूछने आता है। तभी वह सारा को भी देखता है और हमारी सारी बातें भी सुन लेता है। अब राजशेखर सारा की मां को क्रॉस एग्जामिनेशन करता है, जहां वह कहता है कि मोहम्मद, तुम्हारा दूसरा पति है ना, तुम्हारे पहले पति ने जब कर्जे में आकर सुसाइड कर लिया, तब तुमने पैसों के खातिर शादीशुदा मोहम्मद से शादी कर ली, क्योंकि मोहम्मद एक अमीर आदमी था। यह सब करके राजशेखर सारा की मां को कैरेक्टरलेस साबित कर देता है और वह यह भी कहता है कि हो सकता है तुमने बार फिर से पैसों के लिए मेरे क्लाइंट माइकल को इस केस में फंसाया, अपनी बेटी का सहारा लेके, क्योंकि तुम्हें पता है कि माइकल एक अमीर लड़का है। ये सब सुनते ही सारा की मां फूट फूट के रोने लगती है। अब मोहम्मद कटघरे में आता है, जहां राजशेखर अपने घिनौने सवालों से मोहम्मद को भी जलील करता है। वह कहता है कि तुमने ही जानबूझ के सीमा को उसी टाइम बैंक भेजा जब घर पे सारा के अलावा कोई और नहीं था। फिर तुमने अपनी बीवी को शादी में छोड़ के घर आए और अपनी बेटी के साथ वो गलत काम किया है ना। इस पर मोहब्बत भी अब रो पड़ता है। यह सब करके राजशेखर पूरी फैमिली को मेंटली तोड़ना चाहता था ताकि वह केस वापस ले ले। अब अगले कोर्ट हियरिंग से पहले विजय मोहन सारा से मिलता है, जहां वह सारा को अगले सेशन के लिए पहले से ही तैयार करता है ताकि वो मेंटली प्रिपेयर्ड रहे। वह कहता है कि राजशेखर तुम्हारे पिता मोहम्मद को इस केस में टारगेट कर रहा है कि उसने ही वह गुनाह किया है, इसलिए तुम कोर्ट में हर सवाल का ठीक ठीक जवाब देना और जो सवाल समझ ना आई वहाँ चुप रहना, मैं ऑब्जेक्शन उठा दूंगा। अगले दिन सारा को कटघरे में बुलाया जाता है, जहाँ विजय मोहन उससे पूछता है कि तुमने अपनी आंखें कब और कैसे खोई, जिस पर सारा कहती है कि मैंने अपनी आंखें 12 साल की उम्र में खोई जब मेरी आंखों के अंदर ब्लड सप्लाई आना बंद हो गया। अब विजय मोहन पूछता है कि हमें डिटेल में बताओ कि उस दिन तुम्हारे साथ क्या हुआ था, जहां वह कहती है कि उस दिन जब घर पर कोई नहीं था, मैं जैसे ही नहा के निकली मुझे वहां किसी की प्रेजेंस लगी, तभी किसी ने पीछे से मेरा टॉवल खींच दिया और मुझे उठा के बेड पर गिरा दिया, मुझे जान से मारने की धमकी दी। अगर मैंने शोर किया तो इसलिए डर के मारे मैं चुप हो गई। फिर उसने मेरा रेप किया। अब राजशेखर क्रॉस के दौरान सारा से पूछता है कि तुमने यह मूर्तियाँ बनाना कहाँ से सीखा, जिस पर वह कहती है कि मैंने आंखें खोने से पहले यह कला अपने पिता मोहम्मद से सीख लिया था। यहाँ हमें पता चलता है कि मोहम्मद खुद भी एक बहुत अच्छा मूर्तियों का आर्टिस्ट था। अब राजशेखर कहता है कि बिना देखे तुमने माइकल का चेहरा कैसे बना लिया। इस पर वो कहती है कि मैंने उसका चेहरा छू के समझ लिया था। इस क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान राजशेखर कई बार मोहम्मद और सारा के रिलेशन पर सवाल उठाता है और बार बार सारा को इनडायरेक्टली यह कहता है कि वह घिनौना काम तुम्हारे पिता मोहम्मद ने किया होगा। यह सब करके राजशेखर सारा को मेंटली तोड़ने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन सारा तो विजय मोहन के कहने पर पहले से ही तैयार होकर आई थी। अब जब यह लोग वापस जा रहे होते हैं, तब रास्ते में अहाना कहती है कि क्यों ना हम सारा के लिए सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाएं, जिससे शायद कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट आए इस केस में। अब अगले तारीख पर विजय मोहन माइकल के दोस्त विनोद को सारा के फेवर में बोलने के लिए कटघरे में बुलाता है, जहां विनोद एंड मौके पर अपनी बातों से पलट जाता है और माइकल के शादी की इनविटेशन कार्ड लाने और जाने की तारीखों को बदल देता है, जिससे विजय मोहन के लिए केस जीतना और भी मुश्किल हो जाता है। उधर दूसरी तरफ से सोशल मीडिया कैंपेन अपना असर दिखाना शुरू कर देती है। हर तरफ से सारा को सपोर्ट और माइकल को गालियां मिलनी शुरू हो जाती है, जिसके चलते माइकल की मंगेतर उसको कॉल करके कहती है कि अब मुझे डाउट है कि मेरी शादी तुमसे हो पाएगी भी या नहीं। अब रात को माइकल गुस्से में कुछ गुंडों के साथ सारा के घर पे फिर से आ पहुंचता है और उसके माँ बाप को धमकी देता है कि वह केस वापस ले ले, नहीं तो वो फिर से सारा के साथ वह काम करेगा। सारा फूट फूट के रोने लगती है और बुरी तरह से डर जाती है। अब अगले हियरिंग में पूर्णिमा राजशेखर की जगह यह केस लड़ दी है, क्योंकि राजशेखर को उसी दिन दूसरे इंपॉर्टेंट केस के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना था। यहाँ विजय मोहन पिछली रात वाली घटना कोर्ट को बताता है कि कैसे माइकल ने मेरे क्लाइंट को धमकी दी और उससे मेरे क्लाइंट को हमेशा के लिए खतरा है, इसलिए ऐसे आदमी को बाहर खुला छोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन विजय मोहन इस बात को कोई प्रूफ नहीं दिखा पाता, जिसके चलते कोर्ट इस बात को यहीं पर डिसमिस कर देती है और आगे बढ़ जाती है। अब कटघरे में इस केस के डॉक्टर को बुलाया जाता है, जहां वह कहती है कि सारा की बॉडी में सीमन नहीं मिला, इसलिए मेडिकली हम कुछ प्रूव नहीं कर सकते। अब बारी इंस्पेक्टर पॉल की थी, जहां पॉल कहता है कि मैंने सारा द्वारा बनाई गई माइकल की मूर्ति की फ़ोटो ली थी, लेकिन मुझे बाद में इस केस से हटा दिया गया और फिर नए इंचार्ज ने उस फोटो को फाइल से गायब कर दी। साथ ही वह मूर्ति मिट्टी की थी, इसलिए कभी भी टूट सकती थी। अब पूर्णिमा यहाँ कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो।
असल में तुमने ने खुद ही वो फ़ोटोज़ फाइल में से गायब की, और वैसे भी तुमने सारा को वो मूर्ति बनाते हुए नहीं देखा। तुम्हें जो सारा के पिता मोहम्मद ने बताया तुमने मान लिया। तुम्हें अच्छे से यह बात पता है कि मोहम्मद भी मूर्तियाँ बनाने में एक्सपर्ट है। हो सकता है कि उसी ने यह मूर्तियाँ बनाई हों, और माइकल को फंसाने के लिए अब यह केस यहाँ फिर से उलझ जाता है और कोई भी कंक्लूजन नहीं निकलता। अब कटघरे में माइकल को बुलाया जाता है, जहाँ वह घटना वाले दिन का अपना पूरा शेड्यूल बताता है। वो कहता है कि उस दिन मैं तो सुबह सुबह विनोद के घर से निकल गया था अपने दोस्तों के साथ कंठलूर में पार्टी करने के लिए। बीच में मैं अपने एक और दोस्त से मिला, हमने रेस्टोरेंट में एक साथ लंच भी किया। अब अगले सीन में विजय मोहन अहाना से कहता है कि माइकल का फ़ोन घटना वाले दिन कहाँ कहाँ था, हमें यह पता करना होगा। अब अहाना उस रेस्टोरेंट के ओनर को अगले दिन कोर्ट में सीसीटीवी फुटेज के साथ आने को कहती है, जिससे यह कंफर्म हो जाए कि घटना के वक्त माइकल उस रेस्टोरेंट में था ही नहीं। लेकिन यह क्या कोर्ट में यह पथरा उल्टा ही पड़ जाता है जब यह लोग देखते हैं कि सीसीटीवी फुटेज के हिसाब से क्राइम के समय माइकल सच में अपने दोस्त के साथ उस रेस्टोरेंट में ही बैठा था। अब विजय मोहन जब माइकल की तरफ देखता है तब वह मुस्कुरा रहा था, यानी कि यह सारा पहले से ही प्री प्लान था। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि विजय मोहन फिर से उस फुटेज की जांच कर रहा था, जहां वीडियो में उसे उस बार कुछ अजीब देखने को मिलता है। अब वो इंस्पेक्टर पॉल को लेकर उस रेस्टोरेंट में जाता है, जहां पॉल उस रेस्टोरेंट ओनर को जेल में डालने की धमकी देता है अगर उसने सच सच अपना मुंह नहीं खोला। तो अब यहाँ पर ओनर डर के मारे सारी बात उगल देता है। अब अगले दिन कोर्ट में विजय फिर से रेस्टोरेंट के फुटेज को प्ले करता है और कहता है कि इस फुटेज में छेड़छाड़ हुई है। अगर इस फुटेज में जो मिरर है उसको देखा जाए तो पीछे के किचन में एक बर्तन रखा है, लेकिन थोड़ी ही देर में यह बर्तन अपने आप वहां से गायब हो जाता है, जिससे यह साबित हो जाता है कि इस फुटेज में एडिटिंग करके माइकल और उसके फ्रेंड्स को जोड़ तोड़ा गया है। यहाँ पर रेस्टोरेंट का ओनर कोर्ट को यह भी बताता है कि उसने यह सब राजशेखर के कहने पर किया था, और इस बात को साबित करने के लिए वह कोर्ट में एक दूसरा फुटेज पेश करता है जिसमें राजशेखर खुद उसको वीडियो फुटेज बदलने के लिए कह रहा है। अब कोर्ट को मिसलीड करने के जुर्म में कोर्ट राजशेखर को इस केस से डिसमिस कर देती है और उस पर इंक्वायरी बिठा देती है। अब इस केस को राजशेखर की बेटी पूर्णिमा लीड करती है। हालांकि पूर्णिमा के साथ राजशेखर भी कोर्ट आया करता था, लेकिन अब वह इस केस को लड़ नहीं सकता था। अब पूर्णिमा माइकल के सिम ऑपरेटर को कटघरे में बुलाती है और उससे पूछती है कि घटना के दिन माइकल के सिम की लोकेशन कहां कहां दिखा रही थी, जहां वह कहता है कि घटना वाले दिन माइकल का सिम की लोकेशन सुबह तिरुवनंतपुरम से शाम कंठलूर दिखा रही है। इसका ये मतलब था कि माइकल सच में वहां गया था, तो वह घटना के वक्त सारा के घर पर कैसे हो सकता है। अब विजय मोहन माइकल के ड्राइवर को कटघरे में बुलाता है। यहाँ विजय उससे पूछता है कि तुम घटना के दिन कहाँ थे, जिस पर वह कहता है कि मैं 27 दिसंबर यानी कि घटना के दिन अपने घर पर ही क्रिसमस की छुट्टियां लेके गया था। इस पर विजय मोहन कहता है कि अगर ऐसा है तो 27 दिसंबर को तुम्हारे सिम की लोकेशन और माइकल की सिम की लोकेशन एक साथ ट्रैवलिंग करते क्यों दिख रही है। अब इस पर ड्राइवर अपने ही झूठ में फंस जाता है और हड़बड़ाने लगता है। अब पूर्णिमा सवाल करने आती है और इस तरह से सवाल करती है जिसके एंड में वह यह प्रूफ कर देती है कि ड्राइवर अपना फ़ोन गलती से गाड़ी में ही भूल गया था और फिर माइकल उसी गाड़ी से तिरुवनंतपुरम से कंठलूर गया था। अब विजय मोहन कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, उस दिन वह कार तुम ही चला रहे थे, तुम किसी छुट्टी पर नहीं थे। अब वह जज से कुछ टाइम की मोहलत मांगता है ताकि ड्राइवर के खिलाफ प्रूफ ला सके। अब अगले हियरिंग में पूर्णिमा माइकल के उन दोस्तों को बुलाती है जिससे माइकल मिलने कंठलूर गया था। यहाँ यह सभी एक एक करके यही गवाही देते हैं कि माइकल घटना वाले दिन हमारे साथ ही था और हम पार्टी कर रहे थे। अब क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान विजय मोहन माइकल के सभी दोस्तों को अकेले में कोर्ट में सवाल करता है, ऐसे सवाल जो बाकी उनके दोस्त नहीं सुन सकते, जिसके लिए उन्हें पहले ही कोर्ट से बाहर कर दिया जाता है। अब यहाँ विजय उन्हीं से पूछता है कि उस दिन माइकल ने कौन से कलर की शर्ट पहनी थी या टी शर्ट पहनी थी, कार किस कलर की थी जिससे वह आया था। ऐसे सवाल जिसके जवाब इनके आपस में नहीं मिलते हैं, जिससे विजय मोहन यह साबित कर देता है कि यह लोग सिर्फ अपने दोस्त को बचाने के लिए यह झूठ बोल रहे हैं, जबकि माइकल उस दिन इनसे मिलने आया ही नहीं था। अब विजय अपना फाइनल एविडेंस कोर्ट में पेश करता है, जहां वह 27 तारीख की फुटेज शो करता है जिसमें असल में माइकल की गाड़ी उसका ड्राइवर ही चला रहा था। यह फुटेज सामने से आ रही कार के डैश कैम में आ जाता है। साथ ही विजय मोहन कोर्ट में एक पुराने केस की फाइल शो करता है। असल में यह रेप केस भी माइकल के खिलाफ ही किया गया था, लेकिन पैसों की बदौलत माइकल उससे भी बच निकला था। अब यहाँ पूर्णिमा कहती है कि वो एक पुराना केस है जिसमें माइकल की गलती प्रूफ नहीं हुई थी। अब सब कुछ जाने और सुनने के बाद जज साहब आखिरी सुनवाई की तारीख दे देते हैं।
अगले सीन में विजय मोहन मोहम्मद को कहता है कि अभी भी हम ये कंफर्म नहीं कर सकते कि हम ये केस जीतेंगे, क्योंकि कोर्ट को प्रूफ बियॉन्ड डाउट चाहिए। तो शायद हमने अभी तक जो भी प्रूफ दिखाया है वो कोर्ट के लिए काफ़ी नहीं है। इस पर मोहम्मद कहता है कि कितना अजीब सिस्टम है हमारा, जहां इतना कुछ करने पर भी कल्प्रिट्स को सज़ा नहीं मिलती। तब विजय मोहन बोलता है कि केस थोड़ा अलग है, क्योंकि सारा देख नहीं सकती, इसीलिए कोर्ट के लिए सारा की बातों को मानना मुश्किल है। अब आखिरकार वह दिन आ ही जाता है जब इस केस की फाइनल सुनवाई होती है। कोर्ट के बाहर मीडिया की भीड़ लगी होती है। अब कोर्ट के अंदर विजय मोहन शुरू से पूरा इंसिडेंट एक्सप्लेन करता है, जहां हमें पता चलता है कि माइकल अपने फ्रेंड विनोद से मिलने आया था, लेकिन गलती से वह सारा के घर जा पहुंचा। तभी वह सारा की खूबसूरती से अट्रैक्ट हो जाता है, और यह जानने के बाद कि सारा अगले दिन घर पर अकेली रहेगी, माइकल रात को विनोद के घर पर ही रुकने का फैसला करता है। रात को वह फ़ोन करके अपने ड्राइवर को सुबह 6 बजे यहाँ बुला लेता है। अगली सुबह जब ड्राइवर आता है तो माइकल उसे अपनी कार एक्सचेंज कर लेता है और उसे अपना फ़ोन देकर उसे कंटलूर जाने को कहता है। इधर सारा का घर जैसे ही खाली होता है, तब ये पीछे के रास्ते से छत पर चढ़ जाता है, जहाँ पहले से ही खुला होता है। यह घर में एंटर करता है, और जैसे ही उधर सारा नहा के निकलती है, ये फिर उसको मारने की धमकी देकर उसके साथ रेप कर देता है। वह बेचारी लड़की उस समय में भी अपने हाथों से उसके चेहरे को छूकर उसका मेजरमेंट ले लेती है और बाद में उसकी मूर्ति बनाती है। इससे यह प्रूफ हो जाता है कि यह सब माइकल ने ही किया। इसलिए मेरी आपसे अपील है कि उसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। अब पूर्णिमा कहती है कि अभी तक इन्होंने कोई ऐसा प्रूफ शो नहीं किया जो बियॉन्ड डाउट हो, और बात रही कि सारा ने वह मूर्ति बनाई, तो मुझे इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं है। इस पर विजय मोहन कहता है कि सारा किसी का भी फेस छूकर उसकी मूर्ति बना सकती है, इसलिए अगर जज साहब परमिशन दे तो सारा कोर्ट में अपना यह स्किल शो कर सकती है। पूर्णिमा इस बात के लिए राज़ी हो जाती है, लेकिन इस शर्त के साथ कि सारा को सिर्फ 5 मिनट का मौका मिले चेहरा छूने के लिए। अब पूर्णिमा इस काम के लिए अपने पिता राजशेखर को भेज देती है, जहां अकेले में सारा राजशेखर के चेहरे पर अपना हाथ फेर के मेजरमेंट लेने लगती है। तभी राजशेखर सारा को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उसके साथ उल्टी सीधी बातें शुरू कर देता है, जिसके चलते सारा फूट फूट के रोने लगती है। राजशेखर अपनी बातों के चलते सारा को ज़रा भी मौका नहीं देता कि ठीक से सारा उसके चेहरे को छू सके, लेकिन सारा जैसे तैसे ये मैनेज कर लेती है। अब मूर्ति बनाना स्टार्ट होता है, सभी उसका वेट करते हैं, और अब कई घंटों बाद मूर्ति को कोर्ट में पेश किया जाता है, जहां जैसे ही मूर्ति के चेहरे पर से कपड़ा हटता है, ये क्या मूर्ति बिल्कुल राजशेखर के चेहरे से मिलती है। अब कोर्ट को भी मानना पड़ता है कि सारा ने सच में अपने रेपिस्ट की मूर्ति बनाई, जो कि माइकल है, और यह बात बियॉन्ड डाउट है। अब कोर्ट अपने आखिरी फैसले में माइकल को उम्र कैद की सज़ा देता है, जहां मूवी के एंड में सारा विजय मोहन को हाथ जोड़कर थैंक यू बोलती हुए उसकी आंखों के दर्द के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए।